मोलिकुलैरिटी मोलिकुलैरिटी हो गई थी क्या बेटा? हर्षित, यस सर। मोलिकुलैरिटी रियादीप क्या होती है मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन? डिफाइन कर। The number of molecules that undergoes to form the product. नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस विच आर कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म अ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? मोलिकुलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कोलाइड करेंगे, और मतलब ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ये सारे क्या हो गए? रिएक्टिंग स्पेसीज विच आर अंडरगोइंग कोलिजन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोलेंगे हम? मोलिकुलैरिटी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन आ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ठीक है बेटा, समझ गए क्या? यस यस सर। अब देखो, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 1। देखो जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं हम इनटू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई? 1। तो इसको क्या कह देंगे हम? यूनिमोलिकुलर। O2F2 है, ऑक्सीड फ्लोराइड, ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू O2 प्लस F2, तो एक ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है इसका, तो कौन सी रिएक्शन होगी ये? यूनिमोलिकुलर। 2 मोल्स ऑफ HI, मोस्ट कॉमन रिएक्शन है ये, दे डिकम्पोजेस टू फॉर्म H2 प्लस I2, तो कौन सी होगी बेटा ये? बाइमोलिकुलर। 2 moles of HI, they decomposes to form H2 plus I2, बाइमोलिकुलर। समझ गए? अरे समझ गए क्या? यस सर। FeCl3 आयनिक रिएक्शन लिख दें, SnCl2, तो FeCl3 और SnCl2 दे रिएक्ट टू फॉर्म FeCl2 एंड SnCl4, 4, 2 FeCl3 कर दो, 2 FeCl2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 और 4 8, होगी बैलेंस बेटा रिएक्शन ये? बोलो, तो इसके अंदर मोलिकुलैरिटी कितनी होगी इस रिएक्शन के अंदर? 3 होगी ना? अरे 2 FeCl3 के मोल हो गए, तो इसको क्या बोल देंगे हम? टर मोलिकुलर। समझ गए? सर हाँ बेटा। सर यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर एक बार फिर से बता दो। बेटा एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो यूनिमोलिकुलर, 2 पार्टिसिपेट करे तो बाइमोलिकुलर, इसमें कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी थ्योरेटिकल बात है ये, तो नहीं समझे? सर एक और एग्जांपल करा दो इसका यूनिमोलिकुलर का। बेटा PCl5 डिकम्पोज हो गया PCl3 प्लस Cl2 के अंदर, वाटर डिकम्पोज हो जाए इनटू, फॉर एग्जांपल वाटर डिकम्पोज हो गया H2 प्लस हाफ O2 में, तो क्या हो गया इसमें? 1 वाटर मॉलिक्यूल तो डिकम्पोज हो रहा है। यस सर। नहीं समझी बात? सर अब समझ गई। तो यूनिमोलिकुलर ही तो हुई वो रिएक्शन।
देखो एक इंपॉर्टेंट नोट इसके अंदर कि ये जो मोलिकुलैरिटी है, मैक्सिमम मोलिकुलैरिटी तुम्हारी 3 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये मोलिकुलैरिटी? 3. क्या मतलब हुआ इस बात का? मैक्सिमम मोलिकुलैरिटी इज इक्वल टू 3 बिकॉज in more than 3 molecules at a time, in more than 3 molecules at a time effective collisions are not possible. इफेक्टिव कोलिजन्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे बेटा इसके अंदर, समझ गए? बोलो। Yes sir. अरे समझ आया नहीं आया? Yes sir. उसके बाद हमने देखो एक बात जो बोली है यहाँ पे, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप के लिए एप्लीकेबल होगी। तो सेकंड नोट क्या कह सकते हैं कि मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। molecularity of a reaction has no meaning for a मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी की कोई मीनिंग नहीं होगी, मतलब ये मीनिंगलेस बात है उसके लिए। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes sir. आगे. समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विच अकर इन मोर देन वन स्टेप। रिएक्शन विच अकर इन मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उनको क्या बोलते हैं हम? Complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शंस विच अकर इन मोर देन वन स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। समझ गए बेटा बात? बोलो। Yes sir. अब देखो अमंग इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, स्लोएस्ट स्टेप इज अ स्लोएस्ट स्टेप क्या होगी बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, मैंने कई बार एग्जांपल बताया तुम्हारे को कि एक दिन में 10-10 ट्यूब टायर सब कुछ बनाती है, तो एक दिन में 10 बनाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन में 10 साइकिल बना दें हम? बेटा बताओ। अरे बोलो। युक्ता बना सकते हैं क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं बना सकते हैं। अरे यार एक साइकिल बनाने के लिए मेरे भाई 2 टायर, 2 ट्यूब, 2 रिम नहीं लगेगी क्या? बेटा नहीं आई क्या बात समझ? रियादीप आगे सर. अरे एक साइकिल बनाने के लिए तो जो टायर, रिम, ट्यूब बनाने वाली स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगी, तो साइकिल की सीट तुम्हारे पास 10 हैं और टायर, ट्यूब, रिम भी 10-10 हैं। तो जो चीज़ पेयर में लगती है एक बाइसिकल में, तो वो पेयर में लगती है तो वो तो कम पड़ गई ना फिर तुम्हारे पास। तो बेटा टोटल साइकिल कितनी बनेंगी तुम्हारे पास? 5 ही बनेंगी। यस और नो? यस सर. तो मोलिकुलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वो कहाँ से निकालेंगे मोलिकुलैरिटी हम? स्लोएस्ट स्टेप। तो इफ मैकेनिज्म इज नोन,
if mechanism is known, then molecularity of the if mechanism is known, then molecularity of complex reaction, if mechanism is known, then molecularity of complex reaction is if mechanism is known, then molecularity of complex reaction is equal to the molecularity of slowest step. समझ गया बेटा? मैकेनिज्म अगर तुम्हारे को पता है तो मोलिकुलरिटी किसके बराबर होगी बेटा? उसमें स्लोवेस्ट स्टेप के बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोल देता हूँ कि 2NO2 प्लस F2 ये कंबाइन होके अपने पास बना रहे हैं NO2F के 2 मोल। तो इससे तुम देखोगे तो तुम इसको ट्राई मोलिकुलर बोलोगे, लेकिन ये ट्राई मोलिकुलर नहीं कह सकते बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है। तो पहले क्या होता है कि NO2 रिएक्ट करता है किसके साथ? F2 के साथ स्लो स्टेप के अंदर, तो ये बन जाता है इसके अंदर NO2F प्लस F। ठीक है बेटा? फिर ये जो NO2 है, ये एक जो F बना वो फर्दर फास्ट स्टेप में रिएक्ट करता है और ये वापस से NO2F बन जाता है। तो देखो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी होगी बेटा? कितनी होगी इसकी मोलिकुलरिटी? 2। कहाँ से प्रेडिक्ट करी हमने? ये स्लोएस्ट स्टेप से। वैसे तो इसमें तो दोनों में 2 है, स्लोएस्ट में भी और फास्ट में भी। तो इसका आंसर बाकी क्या आएगा तुम्हारा बेटा? समझ गए क्या? स्लोएस्ट स्टेप से इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। समझ गए बेटा? देखो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन N2O5, तो ये N2O5 ऐसे टूटता है बेटा इनटू NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे 2N2O5 2NO2 प्लस O2 2 2 2 4, ये 4 हो गया। फिर 4 4 2 8 5 2 10 10। ठीक है बेटा? अब इसकी मोलिकुलरिटी, इसकी अगर तुम आंसर देखो तो बाई मोलिकुलर लग रही है ना तुम्हारे को, लेकिन ये तुम्हारे को कोई भी मेंशन करेगा और उसका मैकेनिज्म बताएगा। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कैसे डिकम्पोजिशन होता है? पहले N2O5 डिकम्पोज हो जाता है, N2O5 डिकम्पोज स्लोली। तो डिकम्पोज होके स्लोली ये बना लेता है NO2 प्लस NO3। अब ये एक और N2O5 के मॉलिक्यूल के साथ NO3 रिएक्ट करता है और दिस अगर फास्ट, तो ये बढ़ जाता है इसमें NO3। तो 3 हो गए नाइट्रोजन, तो 3 3 2 6 5 और 3 3 3 तो 3 2 6 3 3 9 5 और 3 8 और एक 9। देखो बेटा इस रिएक्शन के अंदर ऊपर के जैसे रिएक्शन बन रही है नहीं बन रही? देखो N2O5 किस में टूटा? NO2 प्लस NO3 के अंदर। किस में टूट गया बेटा N2O5? NO2 प्लस NO3 के अंदर। तो ये NO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? NO3 रिएक्ट करेगा एक और N2O5 के साथ फास्ट, तो वो बनाएगा NO2 प्लस O2। 3 2 6 प्लस 2 8 NO2 हो गया ना, 5 और 3 8। अब देखो इसके हिसाब से मोलिकुलरिटी क्या आ रही थी तुम्हारी? ऐसे देख रहे थे तो 2 लग रही थी ना बेटा? जनरल ऐसे देखने से रिएक्शन में 2 लग रही है ना? यस सर। लेकिन आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा यूनिमोलिकुलर। क्योंकि किससे कैलकुलेट करेंगे हम ये बात? स्लोवेस्ट स्टेप से। तो स्लोवेस्ट स्टेप नोन है तुम्हारे को, तो ऐसे पता लगा सकते हो नहीं पता लगा सकते? अरे बोलो। जैसे H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट डिकम्पोजेस इनटू H2O प्लस O2। ठीक है बेटा? H2O प्लस O2, तो 2H2O2 2 2 4 2H2O2
2 दूनी 4, 2 और 2 4। देखो यहाँ से क्या लग रही है तुम्हारे को, 2 लग रही है ना। अरे मोलिकुलरिटी 2 लग रही है, नहीं लग रही, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बता सकते हैं हम, नहीं बता सकते। फिर ऐसे लिखेंगे कि ये H2O2 डिकम्पोज हो जाता है इनटू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये स्लो स्टेप है इसकी। फिर H2O2 फर्दर डिकम्पोज होता है इनटू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी स्लो स्टेप है इसकी, मतलब दोनों का डिकम्पोज होने का तरीका एक ही हो गया। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन एक स्टेप का जो बना, नेसेंट ऑक्सीजन एक स्टेप का प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दूसरी स्टेप का, ये दोनों कंबाइन होकर बना लेते हैं O2। तो ये जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है। तो बताओ मोलिकुलरिटी कितनी हुई इस रिएक्शन की, ये दोनों तो सिमिलर होगी। कितनी होगी बेटा इसकी मोलिकुलरिटी? 2। 2 कैसे हुई, 1 ही तो हुई, एक स्लोएस्ट स्टेप दोनों का एक जैसी ही तो है बेटा। 2 तो फिर यहीं से पता लग रही थी तुम्हारे को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती तो। बेटा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, तो उसमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है तुम्हारे को कि अगर उसका मैकेनिज्म नोन है तुम्हारे को, तो क्या करना है, जो भी स्लोएस्ट स्टेप में आए वो स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होगी तुम्हारी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बेटा समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। देखो जैसे और मैं एग्जांपल बताऊं तुम्हारे को, मान लो HBr है, ऐसे O2 के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो ये बन जाता है H2O प्लस Br2, HBr। तो यहाँ पे अगर इसको 2 कर देते हैं तो Br2 H2O, तो H2 2 हो गए यहाँ पे, लेकिन O2 1 हो गया। तो इसको 4 कर दो या इसको हाफ कर दो, तो इसको 4 करोगे तो 2H2O, 2 2 जो 4, 2 ऑक्सीजन Br2 होगी बैलेंस ये। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसकी मोलिकुलरिटी तुम देख के पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते। इसकी मोलिकुलरिटी मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है। अब देखो देखने से तो ऐसे लग रहा है ना बेटा 4 और 1 5 मोलिकुलरिटी है इसकी, बोलो। यस सर। लेकिन देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, ये रिएक्शन है HBr प्लस O2, इसके अंदर ये बन जाता है HOOBr, पर ऑक्साइड की फॉर्म में क्रिएट हो जाता है ये, और ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप से है तो इससे मोलिकुलरिटी पता लग गई। फिर कितनी है इसकी मोलिकुलरिटी? 2 हो गई ना, बोलो भाई। अब ये जो HOBr है ये एक और HBr के मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है HOBr। तो HOBr 2 मोल्स ऑफ HOBr, ये होगी तुम्हारी फास्ट। फिर HOBr रिएक्ट करता है HBr के साथ, तो ये बन जाता है H2O प्लस Br2। ये भी स्टेप जो है फास्ट स्टेप है। तो बताओ स्लो स्टेप से पता लग गई इसकी मोलिकुलरिटी कितना है? आंसर तुम्हारा 2। बेटा समझ आई या नहीं आई बात? सर हाँ ये BH2 है, BHR है सर। BH2 कहाँ दिख रहा है बेटा? तो सर यहाँ पे 2 नहीं लगे, 2BH2, कहाँ पे? जब यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। आज सर यहाँ पे आपने जो बैलेंस करे, हाँ 2 नहीं लगेगा। 2 कहाँ पे लगेगा मैं सर समझा नहीं। अरे सर, यहाँ पे BR2 के ये- पास, हाँ इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें 2 लगेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। बेटा देखो इसमें तुम्हारे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी रिएक्शन है ये इनके मैकेनिज्म्स डिफरेंट बुक्स के अंदर से मैंने पढ़ा और तुम्हारे को बता दिया। तो तुम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का याद रख सकते हो क्या? तुम्हारे को No, केवल sir. कितनी सी बात याद रखनी है कि मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम उसकी स्लोएस्ट स्टेप से निकालेंगे। ओके ठीक है बेटा? यस सर। और स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होगी अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होंगे तुम्हारे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बताओ बेटा इनमें डिफरेंसेस। रिया फर्स्ट डिफरेंस बोल। रिया डिफरेंस बोल बेटा फटाफट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाँ ये तो फ्रैक्शनल में हो सकती है, लेकिन मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल तो बाद फ्रैक्शनल में में बेटा, नहीं पहले हो डेफिनेशन। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स to which concentration terms are raised in the rate law expression. It is the sum of power of coefficients to which concentration terms are raised in the rate law expression. उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए? सम ऑफ द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। और मोलिकुलरिटी क्या थी? इट इज द नंबर ऑफ, It is the number of molecules ये ऐसे कह सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। effective collision to form products. Very good. It is the number of reacting species undergoing collision to form products. Next बताओ बेटा नेक्स्ट डिफरेंस। Sir, it occur in elementary reaction only. वेरी देखो वो नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेप्स। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है तो एप्लीकेबल टू ऑल रिएक्शंस। और ये Sir, it is theoretical. नहीं थ्योरेटिकल, ये दिस इज एप्लीकेबल टू अ एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन एक स्टेप में होगी उसी के लिए एप्लीकेबल है बेटा। और ये देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहाँ से निकाल रहे हैं? रेट लो एक्सप्रेशन। तो रेट लो एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। रेट लो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं ना। यस सर। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। और ये मतलब हम ये रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो तुम उस रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री देख के ही तो कह दोगे कि सर ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर है, बाईमोलिकुलर है, ट्राईमोलिकुलर है। यस और नो? तो दिस इज अ theoretical concept. देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी हो सकती है बेटा। नो सर। मोलिकुलरिटी कैनॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। बेटा मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या तुम्हारे? नो सर। समझ गए बेटा? समझ में आया नहीं आया डिफरेंसेस इनके बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी के बीच में? और कोई डिफरेंस बच गया बेटा? बताओ। बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी स्टेप्स के ऊपर लगेगा? ये किसी भी रिएक्शन पे लग सकता है और ये एप्लीकेबल होगा मेनली ऑन द एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर। समझ गए? अरे बोलो। यस सर। ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो ये डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसकी तो वैल्यू रेट लॉ से निकलेगी और इसकी वैल्यू तो तुम अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सीधे उसके कोएफिशिएंट्स को जोड़ दो बेटा। तो उसे सीधे उसके कोएफिशिएंट्स को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तुम्हारा? अरे बताओ बात। आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? अब देखो जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को
जनरल अगर तुम्हारे को रेट लो एक्सप्रेशंस गिवन है तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं तुम। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। rate of reaction, order of reaction, देख बेटा एक तो जो क्या नाम है अपन ने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड पढ़ा था ना बेटा, जिसके अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर। तो वो तो जनरल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में निकाल लेंगे। अब देखो इसकी कोई थ्योरी नहीं है, मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ ये कि फ्रॉम इनिशियल रेट मेथड देख बेटा इनिशियल रेट मेथड में यहाँ पे मान लो एक्सपेरिमेंट तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद कंसंट्रेशन ए बी और इनिशियली रेट गिवन है तुम्हारा। तो जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे मान लिया इसमें। अब देखो ए की कंसंट्रेशन मान लो 1 है, बी की 2 है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए इनको ऐसे लिख लो फिर 1 2 थर्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड कंसंट्रेशन इसकी मान ली हमने 2 2 2 4 ऐसे कुछ भी मान लो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया इसमें 4 4 16 ऐसे अलग अलग, ये इनिशियल रेट्स हैं आपके, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो बेटा इससे रिएक्शन से कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन मतलब उसमें दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, तो इसका हम रेट लो में ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। देखो एक्सपेरिमेंट्स गिवन है आपके पास, तो रेट लो बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। बेटा बताओ ये रेट लो से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता ये बात? यस सर। अब देखो मेरे को पता नहीं है कि इसका अल्फा और बीटा क्या है। अब इसका अल्फा और बीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेरिमेंटल डाटा से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब यहाँ से मैं कुछ इक्वेशंस बना रहा हूँ। मैं 4 को, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, तो मैं 4 को बराबर ये कह सकता हूँ के कंसंट्रेशन। अब बताओ ए की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 की पावर अल्फा, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 2, तो 2 की पावर बीटा। यस और नो? ये होगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन देखो 4 के 2 की पावर अल्फा और 2 की पावर बीटा, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज 16। देखो रेट कांस्टेंट तो सब में के ही होगा ना बेटा, कांस्टेंट है ये तो। 2 की पावर अल्फा और ये 4 की पावर बीटा, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इनके अंदर मतलब अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो बताओ क्या करूं इसमें से? देखो तुम तीनों रिएक्शंस में से सोच के बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। बेटा बताओ, वरुण बता बेटा, वरुण। और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके। नहीं बेटा मल्टीप्लाई करने से तो केक का स्क्वायर हो जाएगा। वरुण क्या बोल रहा है बेटा? दो दोनों को फर्स्ट और सेकंड। शाबाश, डिवाइड कर दो इसके अंदर। डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो देखो 4/4 बराबर k/k, 2 हो गया 2 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा अपॉन 1 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा। देखो बेटा के से के कैंसिल हो गया,
के से के कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बताओ कितना आ गया इसके अंदर। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बराबर 2 की पावर अल्फा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर बीटा, और 1 की पावर बीटा कुछ भी हो बताओ क्या होगा हमेशा। 1. 1 ही होगा। 1 ही होगा, 1 की पावर बीटा। तो 1 की पावर बीटा को हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, दिस कैन बी पुट इक्वल टू 1। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज अपने पास, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर अल्फा। बेटा इस 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. बेटा पावर सेम करने के लिए तभी तो रिजल्ट आएगा अपने पास। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई तुम्हारे पास? 0। मतलब अल्फा के कोएफिशिएंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगा तुम्हारा। यस और नो? अब देखो बीटा के लिए क्या कर दो बेटा, डिवाइड इक्वेशन 3/2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3/2, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे, देखो बेटा क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 बराबर k डिवाइडेड बाई k। तो ये क्या आ जाएगा अपना 2/2, और अल्फा तो निकाल चुके हम, 2/2 की पावर अल्फा, तो ये फिर 1 आ गया अपना। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर बीटा, तो ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर बीटा। तो बताओ बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से? 2। तो इन दोनों से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया आपका 2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 2 हो गया बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ इनिशियल रेट मेथड से समझ में आया नहीं आया, कैसे निकालेंगे? Yes, sir. अब देखो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन गिवन थे आपको, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या कहेंगे, केवल किस पे डिपेंड करेगा, किसकी कंसंट्रेशन पे बेटा? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से ये बोल सकता हूँ मैं कि ROR डिपेंड्स अल्फा की A की पावर मान ली थी ओनली ऑन B। बेटा A की कंसंट्रेशन कुछ भी हो तो उसके ऊपर उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बेटा बताओ समझ में आया नहीं आया? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो इसको बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ K इंटू A की पावर 0 और B की पावर 2। अब देखो ये पावर पता लग गई, कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट K कर सकते हैं नहीं? बेटा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, इससे निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? Yes, sir. बेटा बताओ समझ आया नहीं आया किसी सबको? बेटा आ गया सबको? एनसीईआरटी की बुक है क्या सबके पास? Yes, sir. एनसीईआरटी की बुक निकालो एक बार सब लोग। बुक निकाल ली बेटा एनसीईआरटी की? Yes, sir. हर्षित, हर्षित केमिकल काइनेटिक्स निकाल एनसीईआरटी की बुक में। हर्षित यस सर। एनसीईआरटी की बुक के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4.10 बेटा, 4.10 एक्सरसाइज में। देखो बेटा एक सेकंड,
देखो बेटा, जिसके पास बुक नहीं है अभी फिलहाल, उसके पास मैंने ये अभी ग्रुप में सेंड किया है पेज। ओके, बेटा क्वेश्चन नंबर 4.10। तनु, Yes, sir. रीड द क्वेश्चन। मैं इतने प्रिंट वो उसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ इतने। नाउ टिल देन रीड क्वेश्चन नंबर 4.10। In a reaction between A and B, the initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B as given below. हाँ, What is the reaction with respect to A and B? आगे तो इतना ही है। इतना ही है, आगे टेबल नहीं बना रखी इसकी। है सर। टेबल में क्या गिवन है बेटा, बोल। सर A upon mole per liter, ए अपॉन mole per liter, और आगे बोलना। sir 0.20, 0.20 and 0.40. देखो बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारे को? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4.10 दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल रेट आर नोट वाज मेजर्ड। ए की कंसंट्रेशन दे रखी है। अब देखो बेटा, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? बेटा विजिबल है बोर्ड पे या और एक्सटेंड करना है इसको? देखो, देखो बेटा, ये दे रखा है ए की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है 0.20। ये मान लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20। देखो 0.20 है बेटा ये वाली 0.20, और फिर ये है 0.40। उसके बाद देखो बी की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 0.30, 0.10, 0.05। 2.05. अब देखो इनके रेट गिवन है बेटा आर नोट 5.07 इंटू 10 की पावर -5, सेम 5.07 इंटू 10 की पावर -5, 1.43 इंटू 10⁻⁴। ये गिवन है ना बेटा सारे। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी? तो देखो इसका रेट लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर x और b की पावर y। यस और नो? बेटा बोलो, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. अब देखो तीन इक्वेशन बन गई आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया 0.20 की पावर x इंटू 0.30 की पावर y इंटू के बराबर 5.07 इंटू 10⁻⁻5। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी, के 0.20 की पावर x इंटू 0.10 की पावर y इक्वल टू 5.07 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है बेटा, ऐसे बन गए या नहीं?
बेटा बोलो। Yes, sir. उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या बन गया आपकी, k इंटू 0.40 की पावर x इंटू 0.05 की पावर y इक्वल्स टू 1.43 इंटू 10 की पावर -4। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब देखो बेटा, डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2 देखो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम k/k 0.20 अपॉन 0.20 की पावर x 2/1 किया है ना बेटा हमने, 1/2 कर दो। 2/1 से भी आ जाएगा, बाकी 1/2 ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा कैलकुलेशन में। 1/2 तो ये हो गया 0.30 अपॉन 0.10 की पावर y बराबर 5.07 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 5.07 इंटू 10 की पावर -5। तो ये कट के कितना आ गया बेटा 1, k से k कैंसिल हो गया, ये 1 की पावर x, तो दिस इम्प्लाइज 1 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर 1। यस और नो बेटा? बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. बेटा 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, क्या आंसर आएगा बोलो? 1. 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो देखो ये जो x है और ये 3 की पावर y, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 की पावर x को तो मैं हटा दो अभी, तो 3 की पावर y, 3 की पावर y बराबर क्या होगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। बेटा बताओ बेटा, इस वन को मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। तो बताओ y जो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b कितना आ गया? 0. ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b बराबर आ गया 0। y की वैल्यू 0 आ गई आपकी। अब देखो नेक्स्ट देखो बेटा, अब कर दो इक्वेशन ये 3, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 3/2। तो देखो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो k/k 0.40 अपॉन 0.20 की पावर x, ठीक है बेटा, इंटू 0.3/2 किया है 0.05 अपॉन 0.10 की पावर y, और y हमने निकाल ही लिया, कितना आ रहा है बेटा? इसको लिख सकते हैं हम 3/1, 14.3 इंटू 10 की पावर -5। मैंने एक 10 की पावर सेम करने के लिए कर दिया ऐसा, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 से -5 कट गए बेटे। और देखो y की वैल्यू क्या निकाली थी अभी अपन ने? y की वैल्यू 0 थी ना अपनी? Yes, sir. तो y की वैल्यू 0 थी, तो इस पूरी टर्म को यहाँ से 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा हम? Yes, sir. अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. कर Yes, सकते हैं. sir. ऐसा 0 कर सकते हैं ना? तो 0 कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया? k से k कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 0.40 अपॉन 0.20 की पावर x, वो हो गया 0, और ये बराबर आ गया 14.3 अपॉन 5.07। यस और नो? बेटा बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बताओ? बेटा बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे? अरे बोलो। देखो ये तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर x, और ये कितना आ गया आपके पास? 14.3 अपॉन 5.07, 14.3 डिवाइडेड बाय 5.07, 2.8205 आ गया बेटे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 2.8205। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करें?
बेटा ऐसे सिंपल सोल्व कर नहीं सकते, इसका निकालने के लिए तो टाइम लगेगा ना फिर, तो इसका log ले लो दोनों साइड में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर x बराबर log 2.8205, यस और नो। और इसको मैं लिख सकता हूँ x log 2 बराबर log 2.8205। अब देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 0.414 301। अब log 2 देखो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो 1 डिजिट में से 1 घटा दो 0। अब 28 का 2 पे और 0 पे मेन डिफरेंस, 28 का 2 के ऊपर log। $28 4502 बेटा, ये आ गया 4502। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0.4502 अपॉन 0.301, यस और नो। 0.4502 डिवाइडेड बाय 0.4502 डिवाइडेड बाई 0.301। देखो बेटा 1.5 आ गई है, x बराबर 1.5, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हुई। देखो x की सर आपने 452 से डिवाइड कर दिया शायद। किससे? अरे भाई एक ही बात है, वो थोड़ा सा 0.0 जल्दबाजी में लग गया। 0.4502 ये ले डिवाइडेड बाय 0.301, ठीक है। अब तो 1.495, तो 1.5 के आसपास ही तो आ रहा है वो। तो x बराबर 1.5 और y के रेस्पेक्ट में हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 4.11। देखो बेटा 4.11 क्वेश्चन, तो 4.11 के अंदर क्या दे रखा है? द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या दे रखी है आपको? 2a + b गिव्स c + d, यही दे रखी है बेटा। अरे बोलो। यस सर। अब देखो बेटा ये मैं लिख नहीं रहा, ये होगी आपकी, मैं यहीं पे मार्क कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 3 और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इसकी रेट लो एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a की पावर अल्फा इंटू b की पावर बीटा। अब देखो बेटा डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 को, देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड इक्वेशन 3/2, तो 3/2 करेंगे। देखो 0.3 अपॉन 0.3 की पावर अल्फा मान ली हमने, तो ये अल्फा इंटू k/k और y कितना है 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y बराबर 28.8 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 7.2 इंटू 10 की पावर -2। -2 से -2 कट गया, ये 7 चौक 28, 4 टाइम्स कट गया, k से k कट गया, ये 1 की पावर अल्फा 2 की पावर y बराबर आ गया 4। तो 1 की पावर कुछ भी हो बेटा 1 ही आएगा वो। बोलो तो 2 की पावर y को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर y को ऐसे लिख सकते हैं 4 को बराबर 2 की पावर 2। तो बताओ y के रेस्पेक्ट में कितना आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2। समझ गए बेटा? अरे बोलो। अब उसके बाद देखो ये एक आ गया तुम्हारे पास, अब क्या कर दो, अब इसके अंदर b की पावर 2 है, तो इसमें इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड इक्वेशन 4/1। देखो 4/1 से डिवाइड करेंगे तो k/k,
तो 4/1 में ढूंढो 0.4/4, 0.4/0.1 की पावर अल्फ़ा, और बीटा क्या हो गया तुम्हारा 0.1/0.1 की पावर y की पावर 2 लगा दूं मैं सीधी यहाँ पे, तो देखो 0.1 से 0.1 1 हो गया, और 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, बराबर 4 का रेट आ गया 4.0 इंटू 10 की पावर -2 2.4, और वो हो गया 6 इंटू 10 की पावर -3, तो उसको मान लो 0.6 इंटू 10 की पावर -2, -2 से -2 कट गया, ये 6 4 जा 24, 6 चौका 24 4, तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर अल्फा बराबर 4 की पावर 1, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कितना आ गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये? यस सर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बच गया, वो तुम अपने आप प्रैक्टिस करना इसमें, और बाकी कल इनिशियल रेट के आसान है बेटा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है ना। यस सर। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे फिर।